गांव के उन नादान बच्चों को आपने चंद पैसे देकर फुसलाकर बहलाकर मुझको गालियां दिलवाई? क्या तेना मेरा घर नहीं है? मेरे बाप दादा की कब्रें तुम उजाड़ कर फेंक दोगे? ये सख्त है तुम्हारे दरमियान में? और आपकी हैसियत क्या रही है? आप जब भी मैं इलेक्शन लड़ा, सबसे महंगे वर्कर हमारे वो थे। पैसे हमसे लिए, आप पैसे मेरे वर्कर्स को, मेरे कारिंदों पर खर्च करने से ज्यादा अपने पंचायत के इलेक्शन लड़ने के लिए किया। चंद लोग हैं जो आबाई तो दुश्मन है हमारे वहां, वो 2-3 लोग हैं जिनके पेट में हजम नहीं होता है। अरे अख्तुनिमा, मैं जीत पर कभी इतराया नहीं। अल्लाह तबारक तआला ने मुझे तौफीक बख्शी, अवाम ने पसंद किया, मैं इस जगह पर हूं। तुम्हारे जलने से क्या हो जाएगा जी? तुम्हारे जलने से तुम्हारी औकात भी नहीं है, मैं जा खड़ा रहूंगा। अब तुम मेरे पांव तले जमीन खींच रहे हो, इंशाअल्लाह नहीं खींच सकोगे। इसलिए मैं ये सफाई देना जरूरी समझा हूं कि इन लोगों ने कैसी कैसी शरारत की। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, जिसका मफहूम है हम उलमा की जूतियां आज भी सीधी करते हैं, उलमा की कद्र मंजिलत करते हैं। आलिम ज्यादा हो, आलिम की इज्जत करता हूं और हक बात कहने से नहीं कतराता हूं। अल्लाह के रसूल की हदीस है जिसका मफहूम है कि मुनाफिक बहुत ही बदतरीन इंसान को कहा जाता है। मुनाफिक की 4 अहम निशानी होती है। बोले तो वो झूठ बोले, अहद करे तो अहद को न निभाए, वादा करे तो फरामोश कर जाए, जब गुस्से पर आए तो गाली गलौज पर उतर आए। मैंने देखा कि मिस्टर असलम ने ये सारे हुदूद को पार किया है और मैं अपना इंसाफ उस खुदा के पास छोड़ता हूं। मैंने देखा है मेरे बाप पर भी कुछ लोगों ने जुल्म किए थे और मरने से पहले आके रो रहे थे मेरे बाप के पास, और इसने भी मेरे ऊपर जुल्म किया है। मैं अपने इस मामले को खुदा के हवाले करता हूं। जहां तक और 3 जगह के टिकट के वो हैं, हमारे लोग हैं भाई। टिकट आप मुफ्ती अतर साहब उम्मीदवार थे, भाई जनाबे सालिम चतुर्वेदी साहब, मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब हमारे उम्मीदवार थे। भाई पार्टी ने फैसला किया, दोनों जगह सर्वे कराया, दोनों के हालात लिए। हमारे पास कुछ कैंडिडेट ऐसे भी थे जो रैली निकली, 300-400 की रैली निकली, एक कैंडिडेट 50 गाड़ी 30 गाड़ी लेकर आया। और कुछ कैंडिडेट ऐसे भी थे जो एक गाड़ी से आगे नहीं बढ़ा सके। जब गया की रैली हुई तो बस पे चढ़ के गए और वहां जाकर दूसरी गाड़ी में लटक के गए। क्या जो आदमी गया तक अपनी 4 चक्का की गाड़ी लेके नहीं जा सकता है, क्या वो आदमी इलेक्शन लड़ सकता है? अच्छा हुआ है, नाम नहीं लूंगा कि किसने ऐसा किया है, लेकिन अच्छा हुआ है कि सुना सालिम नहीं लड़ पा रहे हैं। आज मैं होता, और जहां तक जनाब कासमी साहब वो हैं, मैं उनके लिए दुआ करता हूं कि आवाम में उनकी कितनी पजीराई उसका अंदाजा हो जाएगा। हमारे वो महबूब तरीन उलमा जो उसकी बहुत ज्यादा गमजदा हैं, उनसे भी मैं गुजारिश करूंगा, आप खुद इंसाफ कीजिए। आप आलिम दीन हैं, क्या कसम खाने और कसम के तोड़ने का आम आदमियों को कितनी आप रजील कहते, लेकिन आपके बिरादरी ने कसमें खाकर कसमें तोड़ी हैं, तो जरा उसको भी रखिए। और दूसरी बात, हम अपने दीनी हजरात से, उलमा हजरात से कहूंगा, जरा दिल पर हाथ रखकर सोचिए, बीजेपी के लोगों के टिकट कटे कि नहीं कटे? सबसे ज्यादा इस वक्त आज दलील कोई कौम है तो मुसलमान है। सबसे ज्यादा बदहाल अगर कोई है तो सीमांचल के पट्टी के लोग हैं। लेकिन आपने गौर किया क्यों है ऐसे? हमारे अखिलेश सिंह साहब थे, वो बेचारे हमारे एमपी का इलेक्शन लड़े, एमएलए का टिकट उनको नहीं दिए, लेकिन एक लफ्ज नहीं कहा। नरकटियागंज से हमारे उम्मीदवार आज 1 साल से पार्टी को सींच रहे थे। जब उनको कहा कि हुक्म है सदर साहब का कि वहां पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ेगी, उसने यही कहा, मेरे सदर का जो हुक्म है मैं सर आंखों पर करता हूं, मुझे कोई गम नहीं है। पार्टी के लिए कोई चंदे की जरूरत पड़ेगी तो मैं दूंगा। कहा कि नहीं, सलामत रखिए, जहां इलेक्शन लड़ेंगे लोग वहां जाकर काम कीजिए। लेकिन जो तूफान बदतमीजी यहां एमआईएम के हवाले से लड़कों ने की और दीनी अहबाब ने की, आपने देखा बीजेपी के लोगों ने की, तो कुव्वत फिक्र अमल पहले फना होती है, तब किसी कौम के शौकत पे सवाल आता है। हमारे बच्चों के अखलाक बिगाड़े आपने, लोगों का मिजाज आप बिगाड़ रहे हैं। ये इस बात की दलील है कि हमारे बहुत सारे लोगों के दरमियान में अभी सियासी संजीदगी नहीं आई है। मैं ऐसे लोगों के लिए सियासी संजीदगी की दुआ करता हूं। और मैं ये भी कहता हूं, कल मुझे एक दीनदार शख्स का खत देखने को मिला और उसने कहा कि करोड़ों के चेक अख्तरुल ईमान को दिखाया गया। खुदा शाहिद है कि मैंने चेक भी नहीं देखा और चेक के ताल्लुक से कोई बात भी नहीं सुना। किसी इंसान के झूठा होने के लिए यही काफी है। मुस्लिम इंसानियत ने कहा कि वो किसी की सुनी हुई बात दोहरा दे, और चे जाए कि कोई आम आदमी ये बात कहे। अगर कोई एक दीनी शख्सियत इस तरह की बात करता है तो ये तो और भी लायक और सदमे की बात है। भाइयों, चूंकि मैं इस बहस को आगे नहीं बढ़ाना चाहता, आप लोग पूछ रहे थे क्या है पैसे का मामला, क्या टिकट कटा, लोग कह रहे थे, तो मैं समझता हूं कि मैं
शुरू और आखिरी बार ये सफाई पेश कर देता हूं और बाकी अपने ऊपर वाले पर छोड़ता हूं कि ऊपर वाला पूरी इंसान जो झूठ इल्जाम लगाएंगे उसके साथ उससे बेहतर नहीं कर सकता है। जहां तक सब्र करने का ताल्लुक है, मैं सब्र करूंगा ऐसे मौके पर, क्योंकि मैं जानता हूं मैं जिस कौम के पैर के कांटे निकालने के आया हूं उसको नादानी है वो कौम, उसके कांटे निकालना हूं। बाप दादा ने वोट दिए कांग्रेस को, कभी अपना हक मांग सके? राजद को जाकर के वोट दिया, कभी अपना हक मांग सके? सीमांचल में आज अवैसी साहब ने आकर यहाँ के नौजवानों को हौसला दिया है, जबान खोली है, और आज सीमांचल में एमआईएम का एक अकलौता एमएलए रहते हुए मैंने अमर बैसा की जो खिदमत की है वो सबके सामने में है। और आज जो कुछ भी कर रहा हूं पूरे बिहार में, मुसलमानों पर दलितों पर जुल्म हो तो आज सबसे पहले कोई आवाज उठाता है, उसका नाम एमआईएम है, उसका नाम अख्तरुल ईमान है। सलोबर जली क्या तुम्हारी बेटी नहीं थी? गुलनाज को मारा गया, तुम्हारी बहन नहीं थी? मदरसा हफीजिया को जला गया, क्या तुमको उसकी अकीदत नहीं थी? उसकी आवाज इन पार्टियों में से कोई नहीं उठा सका, अगर उठाया तो अख्तरुल ईमान ने उठाया। सीमांचल में बसने वाले हिंदू मुस्लिम सारे लोग कान खोलकर सुन लें, सीमांचल का पर कैपिटा इनकम कम है, सबसे ज्यादा सरकारी काम कम यहां पर हो रहा है। सीमांचल की लड़ाई स्पेशल डेवलपमेंट काउंसिल की बात अगर कोई करता है तो एमआईएम करती है। अलीगढ़ की लड़ाई हो या हिंदुस्तान में उठने वाली दूसरी एंटी मुस्लिम जो मसाइल हो उसकी तहरीक, अख्तरुल ईमान ने हमेशा अगुवाई की है। इसके लिए मैं आवाम का शुक्रगुजार हूं। मैं उन तमाम तर लोगों का जो सीमांचल में बसने वाले हैं बिहार में, जिनकी दुआएं मुझको मिली हैं, जिन्होंने मुझको जर्रे से उठाकर ऊपर तक मुझको पहुंचाया है, वो उन तमाम तर लोगों का मैं शुक्रगुजार हूं। और मैं अपनी बात को ही सर, आपके ऊपर जब आरोप लग रहा था भाजपा की बात करें, क्या लग रहा है कि भाजपा अच्छी पार्टी है? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि वो पार्टी रूल कर रही है। रूल कर रही तो कितनी डिसिप्लिन है। अरे डाकू भी डिसिप्लिन होता है, अपने गैंग लीडर को ओबे करता है। मैं उसके डिसिप्लिन की बात करता हूं कि वो कितने डिसिप्लिन है कि आज सरकार उनकी है और उनकी टिकट काटी जाती है, उनके लड़के नहीं कूद रहे हैं और ये भिखमंगे कूद रहे हैं। ये देखो, इसके माने ये है खाली बर्तन बचता ज्यादा है। आपने इल्जाम ये लग रहा है कि आपने एक एक विधानसभा सीट में 5-5 लोगों को उम्मीदें दी और सब लोगों से खर्चे करवाए। अगर एक को ही उम्मीदवार बनाना था तो सब पे आपने क्यों उम्मीदें दी? बड़ी अच्छी बात कही। आप सहाफी हैं और ईमानदार सहाफी होने का आपको दलील पेश करना चाहिए। पेशानी पर आपके काले धब्बे भी हैं, वो चमक है वो नूरानी। आप बताइए, क्या मेरी तकरीर नहीं सुनी थी आपने यहाँ मारवाड़ी कॉलेज से पश्चिम के? देखो, एक एक क्षेत्र से 5-7 उम्मीदवार बने हुए हो, पार्टी किसी एक को कर देगी तो आएगी, जहां 3 हो पार्टी के उस उम्मीदवार को जिसको टिकट दिया जाएगा उसका साथ देने के लिए फिर मां के घर में बैठ के नहीं सुना, उन्होंने नहीं सुना। मैंने यकीन दिलाया था, मैंने ये कसम किसी को भी टिकट दिया जाएगा तो मैं उसका साथ दूंगा। समझ में नहीं आई? कलपट्टी में बंदूक लगाई गई थी, होशोहवास में नहीं थे, नाबालिग थे, नासमझ थे, खातून थी जो उसको बेचारे को दुनियावी हालात से नावाकिफ थी। वो ये जब मामला है कि 90 लाख रुपए हेलीकॉप्टर के लिए जमा करना होगा, ये चर्चा में इस पर मैं कह रहा हूँ, सब लोगों को कह रहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ कि भेजो। एक एक इलेक्शन में लोगों के खर्चे हो रहे हैं, 90 लाख नहीं 1 करोड़ से ज्यादा में कॉन्टेक्ट हुआ है उसका। ये कौन भरेगा? अब इसी साहब का बाजान भरेंगे, अख्तरुल ईमान का बाजान भरेगा। इलेक्शन आप लड़ेंगे तो नहीं बढ़िएगा पैसा। तो यहाँ पे ये अच्छा, उसके बाद सुनिए, उसके बाद मैं सुनूं और उसके बाद सुनिए, एक एक कैंडिडेट को 3-3 बार लोकल अखबार में आप लोग लेते हैं उसका काम, और नेशनल मीडिया में देना है, टीवी में देना है। और पिछले बार इलेक्शन लेकर के चले, लड़के भाग गए, पार्टी फंस गई, पैसे हम लोगों को पे करने पड़े। अभी भी कई लोगों को कहा गया कि भाई उसके पैसे एडवांस कर दो, नहीं दिए और अभी तक नहीं दे रहे हैं। तो आप किसी के अंदर के बाल, मेरे बावर्ची खाने में क्या पकड़ा है उसके बारे में बड़े फिक्रमंद आप। भाई तुम इलेक्शन लड़ने आए हो। चलिए, ये बात तो हो गई। सीमांचल पिछड़ा है, सीमांचल की पसमानदगी की अक्सर आप लोग बात करते हैं, एमआईएम बात करती है। असद साहब हो या आपके एमआईएम के दीगर लीडरान हो, हैदराबाद जो डेवलप इलाका है वहां पे आप बाइक से, 4 व्हीलर से आप चुनाव कैंपेन करते हैं। इस गरीब इलाके में, गरीब इलाके के लोगों से पैसा लेकर हेलीकॉप्टर से आप चुनाव कैंपेन। अच्छा, आप यह बात बताइए तो कि आप आए कहां से? भी आप आए कहां? शहर से आए ना, मोटरसाइकिल लेके आए, ससुराल लड़िया है ना, मोटरसाइकिल लेके जाइएगा बेगम को लेके, 4 चक्के पर जाइएगा। अरे 4 चक्के पर जाइएगा, और यहां से बम्बई जाइएगा तो हवाई जहाज पर जाइएगा। ये बात बताइए, 10 दिन का कलील वक्फा है मेन कैंपेन का, और हमारे 30 कैंडिडेट हैं, 29 रह गए हमारे। तो इन कैंडिडेट के दरमियान में सारे इलाके का दौरा करना ये पॉसिबल है उस नेता के लिए? पॉसिबल है कि अक्ल सलीम रखने वाला कोई दीवाना तो ये बोल सकता है। और जहां तक अक्ल सलीम रखना, कोई दीवाना जिसको मालूम नहीं है ज्योग्राफिया, वो ज्योग्राफिया पढ़ ले कि पूरे
पार्लियामेंट इलेक्शन में असेंबली इलेक्शन जो लड़ती है हैदराबाद में पार्टी, वो 40 किलोमीटर के रेडियस में लड़ती है। और यहाँ 3 मैंने अगर लंबाई चौड़ाई जोड़िएगा तो कम से कम 2000 किलोमीटर का सफर हमको तय करना पड़ेगा। तो अगर उसको अकल नहीं है कि 40 किलोमीटर की दूरी तय करना और 2000 किलोमीटर की दूरी तय करना, तो उसकी अकल पर अल्लाह वो करे, रहमत नाजिल फरमाए। सर कि आपने कहा कि कोचा धामन में चुनाव लड़ने में काफी खर्च होता है, तो क्या पैसे दे करके वहाँ लोग वोट डालते हैं? नहीं, दौड़ाते बहुत हैं लोग, दौड़ाते बहुत हैं, कैंपेन में बहुत ज्यादा वो करते हैं, रैलियां बहुत ज्यादा निकलती हैं। अब मुमकिन है जो बात आप कह रहे हैं उस बात से भी इनकार किया सकता है क्या? वो हर जगह का मामला है, कोई कोचामन का मामला नहीं है। कोचा धामन में हमारे कुछ धन पशु लोग हैं, धन पशु लोगों ने दौलत की ऐसी नुमाइश कर दी है कि जिससे आम लोगों का खड़ा रहना मुश्किल हो गया है। आप नहीं देखते लुटेरे लोगों ने कैसे पैसे खर्च किए? आप नहीं देखते धन पशुओं ने कैसे कैसे पैसे खर्च किए? तो ये बात आप लोग, इससे बड़ा गवाह कौन होगा आपका, हमारा? अच्छा, एक आखिरी सवाल अख्तर साहब हमारी तरफ से। नहीं, अल्लाह हयात बख्शे, आप सवाल नहीं, अभी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के ताल्लुक से अभी आपसे है, तो आपको अगर टिकट ही देना और इखलास के साथ कि अगर पैसे का खेला नहीं हुआ और जो इल्जाम है वो बेबुनियाद है, तो ऐसी हालत में कुरानंदाजी आपने क्यों नहीं करवाई? कुरानंदाजी क्यों करवाएंगे? कुरानंदाजी उस वक्त करता है आदमी जब सस्पिशन हो, 2 बराबर नंबर लेकर आए तो आगे की सीट में कैसे बैठा जाए, कुरानंदाजी कर लीजिए। 2 बीबी है, दोनों को सफर में ले आने के तैयार है, किसी एक का सीट है तो कुरानंदाजी के लिए जिसका नाम हो उसको लेके जाइए। कुरानंदाजी में ये नहीं होता है जो लड़का 30 नंबर लेके आया है, जो लड़का 75 नंबर लेके आया, कुरानंदाजी करके उसका रिजल्ट तय कीजिए, ये अक्लमंदी नहीं है। सर, बिहार विधानसभा आम लोगों के हैसियत में सुनिए, आम लोग ऐसे नहीं, यही तकाजा इंसाफ है कि इम्तिहान में 5 आदमी शरीक होगा, जिसका नंबर ज्यादा आएगा वो फर्स्ट डिवीजन का लाएगा। ऐसी बात कर रहे हैं आप? तो टीचर होते तो भुजबल बच्चों को फर्स्ट डिवीजन आते भाई। सर, बिहार विधानसभा चुनाव में अब नॉमिनेशन खत्म हो चुका है, चुनाव में सर किस स्तर पे आप जाएंगे, आप कहां तक किस तरह का कैंपेनिंग होगा, असद साहब कब आएंगे? भाई असद साहब हम समझते हैं कि जल्दी आ जाएंगे, 27-28 तक इंशाल्लाह आ जाएंगे, आपका टीआरपी बढ़ जाएगा। और जहां तक जो दूसरे लोग कर रहे हैं हम तो उतना नहीं कर सकेंगे भाई, लेकिन हमारे पास जो सीमित संसाधन है इंशाल्लाह हम उससे पूरी मजबूती से तो हमारा सर, अपने आप को कहां पाते हैं एनडीए और महागठबंधन के बीच? मैं उन लोगों को इस वक्त नहीं देख रहा हूं। मेरे जितने कैंडिडेट हैं वो कैंडिडेट जीते, मैं उसको देख रहा हूं और मेरे कैंडिडेट की पोजीशन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है। मेरे कैंडिडेट की पोजीशन बहुत अच्छी है, मैंने जहां भी दिया है चुनकर फटक कर जमीन दिया है। हाँ, और इसलिए मैं पूरी उम्मीद है, मैं आपके माध्यम से, मैं किशनगंज में हमारे जो चारों जगह कैंडिडेट खड़े हैं, मैं यहाँ की आवाम से गुजारिश करता हूँ कि हमारे कैंडिडेट का आप साथ दीजिए। सर एक आपकी बातों से लग रहा है कि जो धन से संपन्न है उन्हीं को आप टिकट देंगे। नहीं, लेकिन बीजेपी ऐसे सुनिए, धन से संपन्न में यह कहां से जुमला निकाला आपने? नहीं, आपकी बातों से मैंने उसको समझाने में कहा कि यहाँ पर पैसे बहुत खर्च करते हैं, जायज पैसा जो खर्च होता है वो भी आपके पास नहीं है। बीजेपी ने बीना देवी को कोचादा मंच उठाया, जिनके पास 500 रुपया नहीं कि वो पटना जा सके, उसे लोगों को कैंडिडेट बनाया। लेकिन आपने बीजेपी के करप्शन से ज्यादा आप वाकिफ है क्या? बीजेपी कितना पैसा अपने कैंडिडेट पर खर्च करती है? हमारा 10 कैंडिडेट पर जितना पैसा खर्चा होगा उतना बिना देवी पर खर्चा करेगी। उनको कैंडिडेट का कोई लेना देना नहीं है, वहां तो आता है ऊपर से पैसा आता है, थैले बरसते हैं उनके लिए। अरे आप नहीं देख रहे, सारी चीजें महंगी हो गई। बीजेपी से जो लोग हुए कहां चले गए आज? मोदी ने किन किन को कहा आगे बढ़ा दिया, आपने नहीं देखा? 10 रुपए का आदमी को 200 करोड़ का आदमी बना दिया। आपके में जो कार्यकर्ता है उनको टिकट नहीं मिलेगा, जितना भी झंडा डोले। आपको खबर नहीं है कि हमारे मैक्सिमम कार्यकर्ता ही को टिकट दी गई है। आपके पुराने कार्यकर्ता अररिया के राशिद अनवर जी, उनका इल्जाम है कि हम ही शुरू से थे। हाँ, लास्ट वक्त किसी और नहीं, आप शुरू से थे, लेकिन आप 8000 से ज्यादा वोट नहीं ला सके। पिछले दिनों में आपने जो कारकर्दगी भी की थी वो बहुत बेहतरीन कारकर्दगी नहीं थी, तो पार्टी ने, और फिर आपसे लिखा भी लिया था कि पार्टी को इख्तियार कुल हासिल होगा, जिसको टिकट दे। आपने उसको हाँ कहा था, और ये सारी पार्टियों में है कि एट द 11th आवर पार्टियों को कुछ फैसले ऐसे लेने पड़ते हैं जो पार्टी के मुफाद में बेहतर हो। आप लोगों में से किसी की जबान नहीं खुलती कि उनसे पूछे कि कसम खाए दो तो तुम किसी को टिकट दे देंगे, साथ दे देंगे? ये कहाँ पूछ पाते हैं आप लोग? नहीं तो देखा मीडिया में, अगर ईमानदार मीडिया वाले हैं तो पूछे उनसे कि कस्में खाए थे, कस्में क्यों तोड़े? हमने अरे गरीब की मोग सबकी भोज, गरीब की बीवी सबकी भाभी। जो कोई पूछेगा जाके पूछे, लालू परिवार से पूछे कि उस दिन पकड़ के रखे तीनों को लेकर हुकूमत बनाए थे, तीनों टिकट काट दिए। हिम्मत नहीं होगी आपके ऊपर वालों को भी
ये सारा पूछ रहे हैं सिर्फ कि अख्तर ईमान आसानी से मिलता है, आसानी से बात करता है, रंगदार नहीं है। यही वजह है कि सारे लोगों की गालियां सुननी पड़ रही है। रंगदारी होती तो ये बात नहीं बोल पाते। सर, पत्रकारों पे आप आरोप लगा रहे हैं और आपके पार्टी में जो कल तक नेता बने हुए थे इसी कार्यालय से विरोध किए कि 30 लाख रुपए, 25 लाख रुपए, और आपके विरोध में मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। तो क्या हुआ? तो उससे हमको मुर्दाबाद के नारे लगाए, 30 लाख विरोध, कोई माही का लाल है? सबूत पेश करें वहां पर। हम भी आपको कहेंगे कि पी के आप आए हैं, आप सर जो हिला रहे हैं, बोलते भी हिला रहे हैं, मैं कहूंगा पी के आए हैं, तो बेरथ लगाना पड़ेगा ना भाई। लगाए, वो सबूत पेश करें। मतलब बेबुनियाद है? बिल्कुल बेबुनियाद है, झूठ है, बेबुनियाद है, इल्जाम है। मेरी पार्टी की बढ़ती हुई छवि को बर्बाद करने की ये गहरी साजिश है। सर, प्रोनेशनल मीडिया बोला जाए सर, ये अभी महागठबंधन में फ्रेंडली चुनाव लड़ा जा रहा है, किसको फायदा मिलेगा? देखिए, मैं आपको बता देता हूं, हम लोगों की आखिरी तक कोशिश है कि महागठबंधन की जो लोग थे वो समझदारी दिखाते। हमने 6 सीट मांगा था, इन्होंने नहीं दिया। आप कहते हैं लोगों को सबक पढ़ाते, एकजुट हो जाओ, और आपका जब मुफाद आता है बढ़ चढ़कर सब जगह के इलेक्शन को खराब कराने में राजद ने क्या रोल अदा किया, आप खुली आंखों से देखिए। एक आदमी जो चीफ मिनिस्टर बनने का इरादा रखता हो वो झुककर भी लोगों से समझौता करता है, पाई पाई जोड़ता है। लेकिन क्या तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनने का इरादा है? आखिर क्यों एक बिग पार्टनर के साथ आपने ऐसा किया, या कांग्रेस ने उसको क्यों सहन किया? ये उन लोगों से पूछिए कि ये लोग हुकूमत बनाने की लड़ाई लड़ते हैं या अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ते हैं। देखिए सर, कई सीटों पर फ्रेंडली चुनाव भी लड़े आपस में महागठबंधन और एनडीए, 5 सीट। ये उनकी गैर संजीदगी है। फ्रेंडली चुनाव क्या होता है यार? लड़ाई होती है। इलेक्शन की लड़ाई सरहद के जंग से कम नहीं होती है। और आप कह रहे हैं कि साहब हम वो बेहतरीन लड़ाई लड़े, हाथ में मने तलवार लेकर के एक दूसरे से मोहब्बत हम कर रहे हैं, तो ये तो बड़ी अजीब सी बात है भाई। सर, सहरसा के इंडियन आईआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आईपी गुप्ता का बयान है, विवादित बयान, अगर कोई लाठी से मारे तो उसका गर्दन काट लो। अब देखिए, आदमी झुंझलाते हुए, कभी कभी किसी ने साला कहा तो आदमी उसके गुस्से में दूसरा भी कह देता है। आईपी गुप्ता साहब के परिवार को आप जानते हैं, उसकी कम्युनिटी को जानते हैं, पान समाज है उसका कितना शोषण और दोहन हुआ है। जिन जालिमों ने इसकी नौकरियां काटी, गर्दन काटी, उन जालिमों के खिलाफ तो आप नहीं बोलेंगे। उसने बोला है उन लोगों को, उन सामंतों के खिलाफ बोला है जिन लोगों ने इसका शोषण किया है, दोहन किया है। आप बोलेंगे? आपका कोई सवाल पूछने वाला हुआ अभी तक? क्या कहा गिरिराज सिंह ने कि मुसलमान नमक हराम है, उसकी वोट की जरूरत नहीं है ना? ये लोग इस तरह का जुमला बोलेंगे। गिरिराज यहां पर आता है तो कहते हैं पाकिस्तान है। आप लोग उस पर नहीं पूछेंगे कुछ? आज एक दलित का बेटा अगर अपने दलित शोषण के खिलाफ बोलता है, वो बात पकड़ लेंगे आप लोग? सर, अब 6 सीटों की बातें कर रहे थे, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि हैदराबाद में 7 से 8 नहीं हो पाते, आखिर 6 सीट में आप आखिर क्या कर लेंगे? अरे 6 सीट में क्या, इन्हीं आरोपों के वाले, ये जो हम लोग को आरोप लगाते हैं कि वहां 7-8 से ज्यादा नहीं लड़ते हैं, तो मामला ये है कि इसीलिए तो हम कहें हम 6 सीट कर दो, वहां से भी हमको घटा दो, लेकिन गठबंधन में ले लो। वहां अनअनाउंस्ड गठबंधन हो ही जाता है, तो अपना काम निकाल लेते हैं।